नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आर.एन. मीना, कोर्स कोऑर्डिनेटर भारतीय संस्कृति और विरासत विषय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संस्कृति और विरासत विषय के प्रथम मॉड्यूल के प्रथम अध्याय संस्कृति एक परिचय विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री डी.एल. शर्मा जी, पूर्व प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय संगठन। नमस्कार शर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सर्वप्रथम तो शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि संस्कृति शब्द की जो परिभाषा है, उसका अर्थ है, वो आप हमारे विद्यार्थियों को जरा विस्तार से बताएं। बच्चों, प्रायः आप एक अंग्रेजी भाषा का शब्द प्रयोग करते हैं, कल्चर। सभी बच्चे अधिकांशतः कल्चर शब्द को जानते हैं। अंग्रेजी का कल्चर शब्द लैटिन भाषा के कल्टस शब्द या कल्ट शब्द से आया है। कल्ट शब्द का अर्थ होता है परिष्कार करना, किसी चीज़ को परिष्कृत कर देना, उसको अच्छा बना देना, सुसज्जित कर देना। इसी प्रकार से संस्कृति शब्द संस्कृत से निकला हुआ है और संस्कृत इसमें क्री धातु से, क्री माने करने अर्थ में प्रयोग होता है, क्री धातु का संस्कृत में। और इससे और भी शब्द बनते हैं, जैसे विकृति, जैसे प्रकृति और संस्कृति। जो विकृत रूप है वही तो संस्कृत बनता है आगे चल के संस्कार होकर के। तो बच्चों, संस्कार शब्द का अर्थ है कि वह हमारी आदतें, हमारे व्यवहार, हमारी भावनाएं जिनका परिष्कार किया गया है, जो परिष्कृत हैं और जो समाज में प्रयोग की जा सकती हैं और जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो संस्कृति हमारे जीवन का समग्र दर्शन है और इस प्रकार से संस्कृति के बारे में मैंने आपको बताया। संस्कृति किसे कहते हैं? अच्छा सर, इस संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? संस्कृति को अगर हम संपूर्ण दृष्टि से लें तो संसार की विविध संस्कृतियों की सामान्य विशेषताओं को अब हम संक्षेप में आपको बताते हैं। संस्कृति सीखी जाती है। बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है तो अपने माता पिता से, अपने परिवारीय जनों से वह कुछ अच्छी बातें, अच्छी आदतें, अच्छे विचार सर्वप्रथम सीखता है। फिर वह अपने परिवार से समाज में जाता है तो अपने आसपास के वातावरण से, समाज के वातावरण से बच्चे को सीखने को मिलता है। तो संस्कृति सीख करके हम संस्कृति ग्रहण करते हैं। दूसरा विचार, संस्कृति लोगों के समूह द्वारा बांटी जाती है। जब कोई बात एक समूह के आधार पर उसको मान्यता प्रदान कर दी जाती है तो आगे आने वाली पीढ़ी को या मनुष्यों को या बच्चों को वही बात सिखाई जाए और बच्चे भी उसका अनुसरण करें, वो संस्कृति का रूप ले लेती है और समूचा समुदाय उसका प्रयोग करता है। संस्कृति संचयी होती है। संस्कृति में शामिल भिन्न जो ज्ञान है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संचरित होता रहता है। संस्कृति का जो ज्ञान है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संचरित हो जाता है। जैसे हमारी प्राचीन संस्कृति वैदिक संस्कृति है और वही वेदों का ज्ञान आज तक हमारी भारतीय जनजीवन में देखा जा सकता है। तो इस तरह से संस्कृति संचयी होती रहती है, संचरण करती रहती है, एक काल से दूसरे काल में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। संस्कृति परिवर्तनशील होती है। संस्कृति एक सी नहीं होती, संस्कृति ठहरती नहीं है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। जब प्राचीन जो हमारी भारतीय संस्कृति है वह दूसरी पीढ़ी के पास आई, उसके अनुभव उसमें जुड़ गए। तीसरी पीढ़ी के पास आई, उसके कुछ अनुभव उसमें जुड़ गए। तो ये अनुभवों को साथ लेती हुई एक प्रवहमान गंगा नदी की तरह है संस्कृति। यदि बहती हुई गंगा नदी अपने साथ नित्य नवीन परिवर्तनों को लेती हुई चलती है, उसी प्रकार से हमारी संस्कृति भी संसार के, समाज के परिवर्तनों को ग्रहण करती हुई चलती है, परिवर्तनशील संस्कृति है। और संस्कृति अनेक प्रकार की स्वीकृतियों और विचारों को एकता के सूत्र में पिरोती है। संस्कृति अलग अलग होती है, खंड की होती है, खंड विशेष की होती है। जैसे अब मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाऊं कि समाज अगर एक बगीचा है तो संस्कृति एक गुलदस्ते की तरह है, जो विविध प्रकार के समाज के टुकड़ों को जोड़ करके एक बना करके उनको आकर्षक, उनका परिष्कार करके उनको आकर्षक रूप प्रदान करती है और जो सर्वमान्य होती है, सभी लोग उसको मानते हैं, सब स्वीकार करते हैं। संस्कृति भिन्न होती है, संस्कृति एक नहीं होती। स्थान विशेष की अपनी संस्कृति होती है, देश विशेष की अपनी संस्कृति होती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी भिन्नता होते हुए भी कुछ ऐसी बातें होती हैं
जो सारी संस्कृतियों को एक वैश्विक संस्कृति के रूप में प्रकट करती हैं, वैश्विक संस्कृति के रूप में प्रकट करती हैं। जैसे भावना के स्तर पर दया, प्रेम, करुणा, ये ऐसे भाव हैं जो भारतीय संस्कृति की समग्रता को प्रकट करते हैं, विश्व संस्कृति की समग्रता को प्रकट करते हैं। भारत में भी उनका आपको दर्शन मिल जाएगा, अमेरिका में भी उनका दर्शन आपको मिल जाएगा। इन भावनाओं के लिए सांस्कृतिक सूत्र हमारा एक ही होगा। अच्छा सर, जो संस्कृति की जो अवधारणा है वो हमारे दैनिक जीवन में किस किस तरह से रची बसी हुई है जीवन में? संस्कृति जीवन की विधि है। जो हम भोजन करते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम भाषा बोलते हैं, जो हम दैनिक उपयोग की वस्तुएं अपने घर में अपने पास रखते हैं, ये सब हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार होते हैं, हमारी संस्कृति के अनुसार होते हैं। तो संस्कृति हमारे दैनिक जीवन की एक प्रक्रिया है। और जैसे हम पूजा की सामग्री, पूजा की विधि भी एक समूह की एक सी होती है, एक देवता की एक सी होती है, चाहे हजारों लोग उसकी मान्यता करें। तो हम एक खंड में रहने वाले, एक भूभाग में रहने वाले, पृथ्वी के एक टुकड़े पर, जमीन के एक टुकड़े पर रहने वाले लोग जब किसी भी चीज़ की एकता को अपनाते हैं समाज की भलाई के लिए, तो वो संस्कृति का रूप ले जाती है। कार्य करते हैं तो संस्कृति का रूप ले जाती है। मानव जाति का जो मानवीय पर्यावरण है, वो पर्यावरण दो प्रकार का होता है। एक तो प्राकृतिक पर्यावरण से संस्कृति का संबंध नहीं है, क्योंकि वो तो प्रकृति का बनाया हुआ है। मनुष्य का बनाया हुआ जो पर्यावरण है, मनुष्य जो अपना वातावरण निर्मित करता है, वह दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक वातावरण और एक होता है अभौतिक वातावरण। ये जो भौतिक वातावरण है, इसमें मनुष्य, जैसे मान लीजिए मंदिरों का निर्माण करना, भवनों का निर्माण करना, ये सब हमारी संस्कृति के मानदंड हैं। उसी प्रकार से जो भावना के स्तर पर पर्यावरण है, अभौतिक पर्यावरण जिसको हम कह सकते हैं, वो भावना का पर्यावरण जैसे दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, सौंदर्य की भावना, ये सारी भावनाएं मिलजुल करके हमारी संस्कृति का एक सांस्कृतिक पर्यावरण या परिवेश तैयार करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि सभ्यता और संस्कृति आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं और दोनों में किस लेवल पे अंतर है? किस तरह से हम इन दोनों के व्याख्यात कर सकते हैं? मीना जी, देखने में सभ्यता और संस्कृति दोनों एक दूसरे का पर्याय प्रतीत होते हैं, लेकिन सभ्यता और संस्कृति में तात्विक अंतर है। सभ्यता का विकास करने के लिए लोग कभी कभी तो प्रकृति को भी झुका देते हैं, अपने रास्ते से हटा देते हैं और अपने को सभ्य कहलाने के लिए, समाज में दिखाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। कुछ वर्ग ऐसे होते हैं कि जो अपने को सभ्य कहलाते हैं, दूसरे वर्ग को असभ्य कह करके इसी बात पर उन दो वर्गों में आपस में टकराव हो जाता है। वैसे देखा जाए तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि एक वर्ग सभ्य हो तो दूसरा वर्ग सभ्य नहीं होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति साधारण कपड़े पहनता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो असभ्य है या वो सुसंस्कृत नहीं है। हो सकता है कि सभ्य कहलाने वाले व्यक्ति से भी ज़्यादा सुसंस्कृत हो वो व्यक्ति। जी सर। तो संस्कार का बाहरी सभ्यता से कोई संबंध नहीं है, इन दोनों में अंतर है। जहाँ तक संस्कृति का प्रश्न है, संस्कृति में ऐसा होता है कि ये मनुष्य के जो आंतरिक संस्कार हैं, जैसे विज्ञान है, कलाएं हैं, नृत्य कला है, संगीत कला है, ये सब हमारी संस्कृति का विषय हैं और जो हमारे सभ्यता को भी संस्कार देती है। सर, इस रूप में कह सकते हैं ना कि संस्कृति एक अमूर्त रूप है और सभ्यता उसका मूर्त रूप है? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक ही कहा कि हमारी भावनाओं का जो अमूर्त रूप है वो हमारी संस्कृति है और सभ्यता जो है हमारे बाह्य रूप से जो हमने विकास किया है, हमारे सामाजिक रूप से जो हमने अपना विकास किया है, या जो हम अपने को सभ्य कहलाने के अधिकारी या हामी बनते हैं, या कुछ अर्थ जुटाकर या कुछ प्रकृति पर काबू पाकर हमने अपना जो रहन सहन का स्तर उठा लिया है, ये सभ्यता के दायरे में आता है। तो सर, संस्कृति ही अपने आप को सभ्यता के रूप में प्रकट करती है? संस्कृति भी अपने आप को सभ्यता के रूप में प्रकट करती है कि जो मान लीजिए हमारी राष्ट्रीय विरासतें हैं कुछ ऐसी कि जो पहले पूर्व काल में बन चुकी हैं, वो किसी समय की सभ्यता रही होंगी। जैसे बिल्डिंग का निर्माण करना, भवन का, किलों का निर्माण, राजा महाराजाओं ने किले बनवाए, किलों का निर्माण किया, वो उस समय की सभ्यता थी। सभ्यता हो सकती है कि राजा महाराजा इसी तरह के किले में रहते होंगे, तरह तरह के किले देख करके वो निर्माण उसका करते होंगे, लेकिन आज वो हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग बन चुके हैं। तो ये जितनी प्राचीन हमारे स्मारक हैं,
बिल्डिंग हैं। तो सभ्यता और संस्कृति दोनों पर्याय होते हुए भी दोनों का शाब्दिक अर्थ उनका दोनों का अलग अलग है। तो जो महाराज जी ने का रहन सहन का तौर तरीका है, ये सब हमारी संस्कृति जो है सभ्यता के रूप में प्रकट करती है अपने आप को। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे जीने के तौर तरीके हैं, जो हमारा पहनाव है, उड़ाव है, वेशभूषा है, पूजा पाठ करना है, ये हैं तो हमारी संस्कृति की परंपराएं जिनका हम पालन करते हैं। लेकिन जो हमने अपना भौतिक विकास कर लिया है, जैसे हमने कोई अच्छा मकान बनवा लिया, हमने गाड़ियां खरीद लीं, हमने अपने अच्छे वस्त्र पहनना शुरू कर दिया, हमने कुछ धन जुटाकर कुछ और भौतिक उपलब्धियां ग्रहण कर ली, ले ली। संस्कृति का जो भौतिक पक्ष है, हाँ, जो भौतिक पक्ष है संस्कृति का, वो सभ्यता के अंतर्गत आता है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो सभ्यता है और संस्कृति, तो एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति को किस तरह से प्रभावित करती है, या एक संस्कृति दूसरी संस्कृतियों को किस तरह से प्रभावित करती है? आप यह भली प्रकार से जानते हैं कि भारत पर प्राचीन काल से ही पहले हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए। तो वो जब आए, ये विविध जातियां आईं दूसरे देशों से, तो वो अपनी संस्कृति, अपनी कलाओं को भी साथ लेकर के यहाँ पर आए, अपनी सभ्यता को लेकर के भी यहाँ पर आए, भारत में आए। आकर उनकी कला संस्कृति से भारत के रहने वाले जो आर्य लोग थे, या जो भी भारत के प्राचीन आदिवासी लोग थे, उनकी कला संस्कृतियों से वो प्रभावित हुए, या फिर भारतीय संस्कृति से, भारतीय कला से वो लोग भी प्रभावित हुए। तो जब कालांतर में वो लोग यहाँ से गए, चाहे अंग्रेज गए हों, चाहे मुगलों का शासन समाप्त हुआ हो, वो यहाँ की संस्कृतियों को बाहर ले जा करके उन्होंने बाहर फैलाया, यहाँ की सांस्कृतिक मूल्यों को, सांस्कृतिक चीज़ों को, सांस्कृतिक उपादानों को। तो बाहर जा करके भारत की संस्कृति का प्रभाव पड़ा। दूसरा, यहाँ से विद्यार्थी आप देखते हैं कि यहाँ के विद्यार्थी, चाहे वो पढ़ने के, अध्ययन के क्रम में बाहर विदेश जाते रहते हैं, या फिर वो रोजगार के खोजने के चक्कर में विदेश जाते रहते हैं। तो भारतीय जब यहाँ से जाता है तो उसके साथ भारतीय संस्कृति के मूल्य भी जाते हैं जी। और उन मूल्यों से वहाँ के लोग देखते हैं कि ये भारत का रहने वाला है, तो भगवत गीता को जानता होगा, रामायण को जानता होगा, महाभारत के विषय में इसको ज्ञान होगा। वो वहाँ पूछते हैं इन चीज़ों को, भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, रामायण, भारतीय संस्कृति के बारे में इच्छुक है वो जानने के। और भारत का जो बच्चा गया हुआ वो वहाँ की संस्कृति के बारे में इच्छुक है। तो संस्कृतियों का जब परस्पर आदान प्रदान विद्यार्थियों के माध्यम से होता है, शिक्षकों के, शिक्षार्थियों के, वैज्ञानिकों के माध्यम से होता है, ये एक बहुत बड़ी विहंगम सांस्कृतिक रूप ले रहा है। और इसको हम मिलीजुली एक सामासिक संस्कृति कह सकते हैं, सामासिक संस्कृति कह सकते हैं। अच्छा सर, संस्कृति और जो विरासत है जी, इस विषय पर भी कुछ बताइए। विरासत और संस्कृति किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं? विरासत तो प्राचीन काल से जो हमारे भारत का ऐतिहासिक स्वरूप है। मैं एक बात यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हमारा वर्तमान डगमगाता है तो हम अपने इतिहास से या अपनी संस्कृति से प्रेरणा लेते हैं वर्तमान को सुधारने के लिए। प्राचीन काल में, आज इस निर्विवाद रूप से सब लोग मानते हैं कि वेद भारत की बहुत प्राचीन रचना थी जी। वेदों की जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, उसको सारा विश्व आज स्वीकार, निर्विवाद रूप से यह स्वीकार करता है कि वैदिक संस्कृति जो है भारत की विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति में से एक है। और वही वेद आगे चल करके उपनिषद लिखे गए, पुराण लिखे गए, अनुक्रमणियाँ लिखी गई। ये सब हमारी प्राचीन संस्कृति है, इस देश की प्राचीन संस्कृति है। आज बाहर के लोग इसी संस्कृति का अध्ययन करके, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भारत से अधिक लोग जर्मन में वेदों का अध्ययन करते हैं। जर्मन में तो एक प्रकार का प्रकाशन ही ऐसा, यहाँ के एक संत ने, स्वामी गंगेश्वरानंद ने जाकर के खोला कि वैदिक साहित्य का वहाँ पर प्रकाशन किया गया। तो इस तरह से संस्कृतियों का आदान प्रदान, अब ये हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में वेद से बढ़कर और कौन सी संहिता हो सकती है, कौन से ग्रंथ हो सकते हैं? ये सब हमारी विरासत के रूप में, ये सब हमारी विरासत के रूप में, हमारी संस्कृति के रूप में है, जो आज भी विदेशों में बड़ी सुरुचि से उनका पठन पाठन होता है, उनका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से एक दूसरे देश से आज हम बड़ी तेजी से मिल रहे हैं। विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि आज सारे देश जो हैं एक धरातल पर आ रहे हैं। एक वातावरण बन रहा है इस तरह का कि विज्ञान का, संस्कृति का एक समग्र रूप से अध्ययन किया जाए। तो इसमें हमारी राष्ट्रीय संस्कृति, हमारी राष्ट्रीय चेतना को जानने के और अन्य दूसरे यूरोपीय देश बहुत उत्सुक हैं। और इस विषय में बहुत व्यापक रूप से कार्य हो रहा है, बहुत व्यापक रूप से कार्य हो रहा है। और इसका लाभ भी समस्त विश्व को मिल रहा है। वैश्विक स्तर पर यह संस्कृति का जो आदान प्रदान हो रहा है, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये संस्कृति का जो आदान प्रदान वैश्विक स्तर पर हो रहा है,
इससे सारे विश्व को बहुत लाभ हो रहा है। एक दूसरे के हम परिचय में आ रहे हैं, एक दूसरे के वैल्यूज़ को, उनकी मूल्यों को हम समझ रहे हैं और समझ ही नहीं रहे, अपने जीवन में उनका प्रभावी प्रयोग भी कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि हमारी सांस्कृतिक विरासत ने अपने आप को किस तरह से प्रकट किया है? पहले हमारे यहाँ भारत में ये दो प्रकार की जातियाँ रहती थीं, एक अनार्य और दूसरी आर्य। ये जो आर्यों के विषय में लोगों की धारणा ये है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे और सिंधु नदी के किनारे वो बस गए, या कुछ विद्वान ये कहते हैं कि सिंधु नदी के किनारे ही आर्य संस्कृति का विकास हुआ, आर्य संस्कृति का जन्म हुआ। और अनार्य भारत के मूल निवासी थे, जिनको हम आदिवासी कहते हैं। वो भारतीय संस्कृति को लेकर उनकी अपनी सभ्यता थी, उनके अपने सभ्यता के संस्कार थे। आर्य अपनी सभ्यता लेकर के बसे, लेकिन ये बड़ी हमारी प्राचीन सभ्यताएं हैं आर्य सभ्यता, और इसको हम वैदिक सभ्यता भी कहते हैं अपनी भारत की। आर्यों ने यहाँ आकर के मिट्टी के बर्तन बनाना और जीवनोपयोगी सामग्री जुटाना, किसी भी प्रकार के कृषि कार्य करना, खेती वेती करना आदि, ये सब सीख लिया जीवन को सुगम और आसान बनाने के लिए। और सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि मिलजुल करके वो एक छोटा सा समूह बना के रहते थे, जिससे कि उनके सामने कोई किसी प्रकार की विपत्ति आए तो वो समूह के रूप में उस विपत्ति को चुनौती माने और उसका सामना करें। अच्छा सर, वैदिक संस्कृति के साथ ही जो जनजातीय संस्कृति की आप बात कर रहे हैं, वो संस्कृति भी साथ में चल रही थी उस समय? हाँ, जनजातीय संस्कृति उसके बराबर चल रही थी, वो पहले से यहाँ पर मौजूद थी, उपस्थित थी। यहाँ के जो आदिवासी जनजाति जनजीवन में रहने वाले जो लोग थे, वन्य जीवन में जो रहने वाले वन्य बंधु थे, उनका उतना विकास नहीं हुआ था। आर्यों ने आकर के यहाँ पर कृषि करना, मिलजुल कर रहना, ये सारी चीज़ें सीखी और उन्होंने वैदिक सभ्यता का, वैदिक संस्कृति का विकास किया। और उन्हीं आर्यों में से हमारे कुछ ऋषियों ने वेदों की रचना की। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं वेदों के विषय में कि वेद जो है वो ऋषियों की रचना है, कुछ लोग कहते हैं कि वो कि रचना नहीं है, वो तो उन्होंने जो है अपने ब्रह्म ज्ञान से वेदों को आकर्षित किया था, उनको प्रत्यक्ष किया, उनको आह्वान किया। ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, न तो ऋषियों मंत्र करता रहा, उनको रचनाकार नहीं माना, उनको मंत्र दृष्टा कहा ऋषियों को। तो उन्होंने वेदों की रचना की और 4 वेद जो हमारे बहुत ही अति प्रसिद्ध हैं। जब वेद में प्रकृति की पूजा है, वेदों का विषय जो है, मनुष्य ने देखा कि भाई बादल गरजते हुए आ रहे हैं, सूर्य चमक रहा है, बड़ा तेज सूर्य का गोला आकाश पर चला रहा है, तो शुरू में वो लोग डरने लगे प्रकृति को देख, प्रकृति के रौद्र और भयंकर रूप को देखकर उनके मन में जो भय उत्पन्न हुआ, उससे उन्होंने प्रकृति की वंदना, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता अर्पित करना शुरू कर दिया आर्यों ने। और वही चीज़ उस वेदों में देखी जाती है। ऊषा सूक्त है, सवित सूक्त है, इसमें आपने देखा होगा। वैदिक ग्रंथों के जो मंत्र थे, उसकी जो भाषा थी वो वैदिक संस्कृत थी तो संस्कृत भाषा, पर वो वेदों से निकली हुई भाषा थी, तो वो वैदिक संस्कृत थी और वह लोगों की समझ में नहीं आती थी, कठिन भाषा हो गई थी। तो सर, जो वैदिक संस्कृति थी वही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से उस समय प्रचलित थी। हाँ, उस समय वेदों की रचना वहीं हुई और वहीं पर जो है ऋषियों ने वेदों की रचना की और वो वैदिक सभ्यता के नाम से, वैदिक संस्कृति के नाम से उसका विकास हुआ, वैदिक संस्कृति के नाम से उसका विकास हुआ। तो ये जो उसके बाद उसके अनुक्रमणी ग्रंथ लिखे गए, फिर उपनिषद ग्रंथ लिखे गए वेदों को समझने के लिए। जो उपनिषद ग्रंथ भी आत्मा परमात्मा का, ब्रह्म ज्ञान का, क्योंकि पुराना जो साधक ऋषि था उसको इतना उच्च कोटि का ज्ञान हो गया था कि वो जीव और ईश्वर को जानने की चेष्टा करता था, मैं क्या हूँ और परमात्मा क्या है जिसने मुझे यहाँ भेजा है। तो उसका वर्णन उसमें मिलता है। फिर आ गया हमारा लौकिक काल, रामायण महाभारत का काल आ गया। रामायण के रचना काल महर्षि वाल्मीकि थे, रचनाकार जो थे रामायण के। तो रामायण कालीन जो हमारी संस्कृति थी वो पूर्ण विकसित संस्कृति थी। उसमें हर तरह से लोगों का, राजा महाराजाओं का स्वरूप में रहना, समाज का, प्रजा को अपना काम करना, अपने परिवार के रूप में, बड़ी व्यवस्थित संस्कृति थी रामायण और महाभारत काल की। और छोटे छोटे राज्यों में देश हमारा बढ़ चुका था और आर्य संस्कृति का पूर्ण विकास हो चुका था। तो इस दृष्टि से ये हमारा जो प्राचीन साहित्य था रामायण महाभारत काल तक आते आते, और रामायण महाभारत काल से धीरे धीरे फिर इसका विकास हुआ। ये मुगल आए भारत में, मुगल आए भारत, पहले हमारे देश ही राजा ही रहे, छोटे छोटे राज्यों के रूप में बटे रहे।
मुसलमान भारत में आए, वो अपनी संस्कृति अपनी चीज़ें लाए। अच्छा सर, मुगल संस्कृति जो भारत में आई उसने भी अपने आप को भारत में समाहित कर लिया। मुगल संस्कृति ने भारत में आकर कला और संस्कृति का बहुत विकास किया है। एक तरह से वो कला प्रेमी थे जितने भी मुसलमान थे, और वो उन्होंने अनेक प्रकार के महलों को, अनेक, ताजमहल उसी समय की देन है, तो वो भी भारतीय संस्कृति के अंग बन गए एक तरह से। भारतीय संस्कृति के मुगल कालीन संस्कृति पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के अंग बन गई, और उसकी जो एक प्रकार से ये दी हुई जो विरासतें हैं, जैसे बहुत सारे उनके महल हैं, किले हैं, मुगल कालीन किले हैं। अब जैसे मज़ारें हैं, मज़ारें हैं, मस्जिदें हैं, लाल किला है, कुतुब मीनार है, एक अजमेर शरीफ का दरगाह है, उसको आप देखिए कला और दिन का झोंपड़ा सांस्कृतिक। अच्छा, इनका ये जो मिर्जा गालिब का की देखिए आप यहाँ पर दिल्ली में। तो इस तरह से ये हमारी भारतीय संस्कृति की सब मुगल कालीन जो देन है वो हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत बन गई और उसमें समाहित हो गई। उसी प्रकार से अंग्रेज भारत में आए, और जब अंग्रेज ने भी अपने हिसाब से जो स्थापत्य कला स्थापित की, इस कल्चर को जो लाए, वो सब चीज़ें उनके भवन निर्माण कला में जो दिखता है आज हमें। अंग्रेजों ने बिल्कुल, अंग्रेजों ने बहुत सारे भवनों का निर्माण किया, पुलों का निर्माण किया, उन्होंने वैज्ञानिक विकास किया राष्ट्र का अंग्रेजों ने। तो अंग्रेज जाति जब भारत पर आई तो उन्होंने जो है यहाँ पर बहुत सारी भवनों का निर्माण किया, उन्होंने अपने तरीके से भवनों का निर्माण किया, और आज वो भवन भी हमारे लिए जो है, जैसे हमारा भारत का ये राष्ट्रपति भवन ही हमारा ले लीजिए आप। तो इस प्रकार से हमारी कला और संस्कृति के क्षेत्र में ये जो विविध जातियाँ आई थीं, इन जातियों ने आकर के यहाँ पर राष्ट्र में उसका हमारी संस्कृति का विकास किया, और हमारी संस्कृति में ये जातियाँ समाहित हो गई, हमारी संस्कृति में अंतर्निहित हो गई एक तरह से। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने भारतीय संस्कृति और विरासत विषय के अध्याय संस्कृति एक परिचय पर चर्चा की, और आगे भी हम इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाता है। हमारा लक्ष्य है एक भी व्यक्ति अशिक्षित न रहे। शिक्षा के बंद दरवाजों को खोलता स्कूल NIOS यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, जिसने 25 लाख से अधिक लोगों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा है। इसी तर्ज पर शिक्षा के नजरिए को एक नया स्वरूप प्रदान करता है मुक्त विद्यावाणी, जिसकी शुरुआत 19 जुलाई 2012 को मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा की गई। On the day of this particular initiative, when we started taking up with the support of various expertise body, we also did not know that how this particular system will work for reaching to the unreached, and more specifically to the learners who are unable to attend the face to face contact program. In fact, our motto has been using the technology and more particularly the media and facilitating the learning of the children, and Mukt Vidyavani is one such venture in this context. The PCP program, more popularly known as personal contact program, is one such venture, and also addressing the issues related to the learners, both academic and non-academic. And I must congratulate each of the department, more specifically the academic and vocational education department, which has been supportive in organizing such personal contact programs using Mukt Vidyavani.
2 साल का सफर और लाखों लोगों के चेहरे पर खिलती मुस्कान, जीवन जीने की प्रेरणा देती मुस्कान, और इन चेहरों पर यह मुस्कान आई है मुक्त विद्यावाणी के जरिए। मुक्त विद्यावाणी, भारत का पहला एजुकेशन वेब रेडियो, जिसने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हमारा मुक्त विद्यावाणी प्रोग्राम 2 साल पूरे कर रहा है और 2 साल की सफलता हमें बताती है कि टेक्नोलॉजी और मीडिया के इस्तेमाल से एजुकेशन, जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में जो एजुकेशन दी जाती है, उसको कितना अच्छी तरह किया जा सकता है। मैं सभी संबंधित को शुभकामनाएं देता हूं मुक्त विद्यावाणी के 2 साल पूर्ण होने पर। इस अवसर पर मैं NIOS के लर्नर्स को विशेष रूप से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा अपनी मीडिया यूनिट के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को, जिनके इस अथक परिश्रम से हमारे जो छात्र हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाए। मैं आशा करता हूँ आगे आने वाला समय हमारे लिए और चैलेंजिंग होगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने लर्नर्स को अधिक से अधिक लाभ पहुँचा पाएंगे। मुक्त विद्यावाणी के दूसरे स्थापना दिवस पर मैं पूरी मीडिया टीम को अनेकों शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में मुक्त विद्यावाणी का एक्सपेंशन होगा और इसे टैब और मोबाइल के माध्यम से भी स्टूडेंट तक पहुंचाया जा सके। मुक्त विद्यावाणी के कार्यक्रमों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हमारे ऑडियो स्टूडियो में विषय विशेषज्ञ, शैक्षिक अधिकारी, एंकर, कार्यक्रम निर्वाहक और तकनीकी कौशल की सहायता से एक कार्यक्रम को तैयार करके उसे प्रसारित किया जाता है, जिसमें माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के कार्यक्रम शामिल हैं। कार्यक्रम के बनने के बाद उसे अपलोड किया जाता है मुक्त विद्यावाणी की वेबसाइट पर और फिर उसे जोड़ा जाता है सर्वर से। अब ये कार्यक्रम तैयार है आप तक पहुंचने के लिए, और वो भी बिना किसी रुकावट के। मुक्त विद्यावाणी बहुत ही मेरे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो भी लेसन मुझे समझ में नहीं आता था तो मैं उसमें सुनता था और उसमें जो भी बताता तो मुझे उससे बहुत हेल्प मिली है। हम नंबर्स पे कॉल करके तभी अपने सारे डाउट्स को क्लियर आउट कर सकते हैं। जो भी हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं उस वक्त। मैं चाहूँगा NIOS से कि मैम जिस तरीके से अभी इन्होंने प्रोग्रेस की है, जिस तरीके से बच्चों के हेल्प के लिए बहुत सारी टेक्निकें लाई है, ये और भी ऐसी चलती रहे और भी थोड़ी लाए। मुक्त विद्यावाणी के कार्यक्रमों को सुनने के लिए बस आपको जरूरत है एक कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा की। मुक्त विद्यावाणी के कार्यक्रमों को लाइव सुनने और कार्यक्रमों के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nios.ac.in पर और क्लिक करें मुक्त विद्यावाणी के पेज पर। यहाँ पर आप हमारे लाइव पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक, शनिवार और रविवार सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। लाइव पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम्स के दौरान आप हमारे विषय विशेषज्ञ और शैक्षिक अधिकारी से सीधे जुड़ सकते हैं और आप हमें हमारे नंबर 0120-462-6949 और टोल फ्री नंबर 1800-180-2543 पर फोन करके अपने विषय से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है muktvidyavani muktavani@nios.ac.in।